नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ मेरे सहयोगी है रोहित। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। विरोधी जो पक्ष है उनकी तरफ से कपिल सिब्बल दलील रखते हुए कह रहे हैं कि वक्फ कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है, इससे धार्मिक संकट गहराएगा। कपिल सिब्बल की दलील पर तुषार मेहता ने विरोध भी किया है। उनका कहना है कि वक्फ कानून इसलिए लाया गया है ताकि वक्फ को पारदर्शी बनाया जाए, उसमें जो माफियागिरी चल रही है उसको खत्म कर दिया जाए। तो रोहित, जिस तरीके से आप कुछ दलीलें कोर्ट में पेश की गई, सीजीआई की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है कि वक्फ, बीते दिनों खबर आ रही थी, मन चाहे किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक देता था, जैसे लाल किला हो गया, जमा मस्जिद हो गई, किसी भी मंदिर पर, एएसआई संरक्षित जो इमारतें हैं उस पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, यहां तक कि यूपी विधानसभा को भी नहीं छोड़ा। तो अब सीजीआई ने कहा है कि जो एएसआई की संरक्षित संपत्ति है उस पर आप कैसे दावा ठोक सकते हैं, कैसे वो वक्फ की संपत्ति हो सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आज जब बड़ा दिन था वक्फ कानून को लेकर और जब सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाएं इतनी ज्यादा दाखिल की गई थी कि सब पर सुनवाई करना, सबको लिस्टेड करना संभव नहीं था। जैसे 70 के पार याचिकाएं दायर की गई थी, तो 10 याचिकाओं को लिस्ट किया गया और उस पर बहस हुई और बहस में काफी गर्मागर्मी भी हुई। वो चाहे अभिषेक मनु सिंह भी रहे हो, कपिल सिब्बल रहे हो, सीयू सिंह रहे हो जो कि वक्फ कानून के विरोध में दलीलें दे रहे थे, या फिर तुषार मेहता रहे हो। ये तीखी बहसबाजी भी कोर्ट के अंदर हुई और उस बीच सीजीआई संजीव खन्ना को कहना पड़ा कि बस बहुत हो गया, आप लोग शांति बनाए रखिए, अब हम लोग को देखने दीजिए कि मामले को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब इस बीच जो आपने जिक्र किया एएसआई संरक्षित इमारतों का, तो सबसे बड़ी दिक्कत वक्फ में बैठे लोगों को यही थी कि अब वो ऐसी जगहों पर दावा नहीं ठोक पाएंगे, ऐसे जगहों पर जहां पर एएसआई संरक्षित जगह होंगी। जामा मस्जिद उनके हाथ से निकल जाएगी, संभल वाली, क्योंकि जामा मस्जिद संभल वाली पहले एएसआई के संरक्षण में आती है, फिर वक्फ में। अब इसी तरीके से आप बनारस वाला स्कूल देख लीजिए जिसपे कॉलेज पे इन्होंने दावा ठोका। अब चाहे हैदराबाद एयरपोर्ट की बात हो या हैदराबाद में उस होटल की बात हो या फिर पार्लियामेंट की बात हो, जहां पर दावा ठोक दिया जाता था वो फिर आप जान ही रहे हैं कि क्या हालात होते थे। ट्रिब्यूनल में जाइए, सुनवाई कीजिए, वहां पर खुद के लो। उन सब चीजों को लेकर सीजीआई ने यही कहा कि एएसआई संरक्षित इमारतों को आप कैसे दावा कर सकते हैं कि वो वक्फ की संपत्ति है। हालांकि अगर जैसे वक्फ ने दावा ठोक भी दिया कि एएसआई की जो संरक्षित इमारत है वो वक्फ की जमीन पर है, वक्फ की जमीन पर बनाई गई है, तो उसके लिए तो आपको दिखाने के लिए कागजात पेश करने होंगे। बिल्कुल, वही तो है। कानून में कुछ गलत नहीं है। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो बंगाल के हिस्सों में करवाया जा रहा है कुछ सुनियोजित लोगों की तरफ से, वो केवल भड़का कर करवाया जा रहा है। कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों के विरोध में है। ये विरोध में उनके हैं जो रजाकार बन बैठे हैं, जो कि 3000 करोड़ की संपत्तियां हड़प कर रखे हैं, जो कि किसी होटल को वक्फ की संपत्ति बताकर वहां से डोनेशन ले रहे हैं। ये उन लोगों के खिलाफ है जो कि कागजात को जला चुके हैं, कर्नाटक में करोड़ों की संपत्तियां गबन कर चुके हैं। ये उन जैसे मौलवी, मौलाना, बरेलवी के लिए दिक्कत है जो कि वक्फ में चेयरमैन हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में और मनमानी तरीके से अपनी मनमौजी करते थे और संपत्तियां अपने नाम कर लेते थे। जबकि तो केवल ये उन लोगों के विरोध में है। वक्फ का मतलब यही है कि अल्लाह के नाम पर दान की गई प्रॉपर्टी, उसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, और उस प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए होगा, उन बेसहारा औरतों के लिए होगा जो जिनको किसी ने तलाक दे दिया है, जिनके पति का इंतकाल हो गया है, या फिर जो बच्चे बेसहारा हैं उनको सहारा देने के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना चाहिए था। सदन में शबनम यही चर्चा हो रही थी जब बहस हो रही थी लोकसभा में और राज्यसभा में, तो चर्चा इसी बात पर होती थी कि वक्फ की संपत्तियों ने या वक्फ के पैसों से कितने स्कूल बनवा दिए, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, कितने मुस्लिम महिलाओं को सुविधा दे दी, या मुस्लिम गरीबों को कितनी सुविधा दे दी, पसमानदा को कितनी सुविधा दे दी, या जुलाहा को कितनी सुविधा दे दी। इन सब के लिए आज भी ये अपने चौक चौराहों पर बैठकर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। रहने के लिए बहुत मुश्किल से, अब जब घर मिल जा रहा है तो हो जा रहा है, वरना पुआल और छप्पर छाकर रहते थे, और राशन अब मिल जा रहा है 5 किलो का, तो थोड़ा आसानी हो गई, वरना एक दिन कमाते थे, एक दिन का खाते थे। तो
उन मुसलमानों को क्या दिया वक्फ बोर्ड ने। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में बात कर रहा हूँ। ओवैसी को मिला होगा, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगे, उनको मिला होगा। वक्फ ने बहुत उनकी सुविधाएं उनको की होंगी, उनको पैसा मिला होगा और वक्फ की संपत्तियां लूटी होंगी, जो कि आरोप सदन में कांग्रेस के ऊपर, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर लगे। लेकिन आम मुसलमान को क्या मिला? आम मुसलमान तो वहीं पर खड़ा है आज भी, उसे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बस वही इतनी चीजें बदलनी थी। अब जब आम मुसलमानों को भी पता होने लगा कि भाई इसमें मेरा भी अधिकार है, मौलाना या मौलवी साहब का अधिकार नहीं है, मेरा भी अधिकार है, अब जब वो हक मांगने जाएगा तब इसमें मौलवी और मौलाना साहब को दिक्कत होगी, इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन केवल देश के कुछ ही हिस्सों में हो रहा है। वो अब जो इंसाफ है वो सिर्फ वक्फ की अदालत में नहीं होगा, ये न्यायिक अदालत तक भी पहुंच पाएगा। क्योंकि पहले ये होता था, जो इस कानून के तहत अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक दिया तो पीड़ित जो है गुहार लगाने के लिए वक्फ की अदालत में ही पहुंचता था, अब जो है न्यायालय में पहुंच पाएगा। लेकिन रोहित, इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई तो आर्टिकल 26 पर बहुत गहमा गहमी देखने के लिए मिली। कपिल सिब्बल बहुत ज्यादा अड़ गए, वो कहते नजर आए कि जो बोर्ड में हिंदू को क्यों हिस्सा बनाया जा रहा है, ये तो 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन है। बिल्कुल। तो ये आर्टिकल 26 ऐसा है क्या जिसको लेकर कपिल सिब्बल काफी शोर मचाते नजर आए, काफी अड़ गए? सबसे पहली बात देखिए, जब बात करते हैं कि हिंदुओं को क्यों आपने उसमें रख दिया, तो कपिल सिब्बल को या मुसलमानों को यह सोचना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। एक हिंदू है। इस देश के केवल जम्मू कश्मीर के राज्य को छोड़कर हर राज्यों में कौन है सीएम? हिंदू आपको नजर आएंगे। इस देश में गृहमंत्री कौन है? हिंदू है। इस देश में राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। अरे जब उनके इस देश की जिम्मेदारी संभालने से मुसलमानों की दिक्कत नहीं है, तो वक्फ बोर्ड में दो अगर हिंदू भी हो जाएंगे तो कौन सी आफत टूट पड़ेगी? लेकिन पूरा देश में चला रहे हैं। हाँ, एक आफत ये भी है ना कि वक्फ में अगर कोई विवाद होता है तो उसकी जांच एक अधिकारी करेगा। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ। अभी उस पर चर्चा करेंगे। अब इस पर बात करें तो सबसे पहली बात, एक देश एक संविधान, यहीं पर बात खत्म हो जाती है और उसके लिए कोर्ट है। अगर हिंदू कुछ गलत फैसला करता है आपके बोर्ड में रहते हुए, तब आपके पास भी मौका है कि आप कोर्ट जा सकें। पहले मौका नहीं था कि आप भी कोर्ट जाएं। अगर मान लीजिए जो हिंदू मेंबर बनाए गए दो, वो कल को ऐसा फैसला करते हैं जो कि सही नहीं लगता आपको, आप उनके खिलाफ भी चले जाइए कोर्ट। पहले तो ये था अगर वो मान लीजिए बहुमत में आकर फैसला कर देते तब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। तो सब कुछ अब खुल गया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, हाई कोर्ट का दरवाजा है, अब सब कुछ खुल गया, वहां पर आप जाइए। पहले आप अपने आप में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो आप सीधे सीधे जाइए कोर्ट। पहली वाली चीजें नहीं रहेगी। अब बात आई कि कलेक्टर को क्यों इसमें जिम्मेदारी दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। जमीन वक्फ की है या नहीं, ये कलेक्टर क्यों तय करे? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। ये अदालत पर क्यों नहीं छोड़ा जाता है? क्या कलेक्टर को यह अधिकार देना उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा मंशा पर सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार के, क्या कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दी जानी उचित है कि वो तय करे वक्फ की जमीन है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दी जाती है जिम्मेदारी, या कोर्ट को क्यों नहीं दी जाती जिम्मेदारी? इस पर एक चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कलेक्टर को इसलिए जिम्मेदारी दी गई क्योंकि पूरे जिले का मालिक वही होता है। और अब आप खामियां देखने आएंगे, भ्रष्टाचार देखने आएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा कि पैसों के दम पर बहुत चीजें बदल जाती हैं। लेकिन कलेक्टर पूरे जिले की जिम्मेदारी उठाता है, उसको पता होता है चीजें, जमीनों का पूरा हाँ, जमीनें किसकी हैं किसकी नहीं। और अगर वो भी गलती करता है, अगर दो लोग भी खिलाफ चले गए तो कलेक्टर साहब को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा आखिरकार। तो पूरी कड़ियां जुड़ रही हैं। अब ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल में बैठकर सुनवाई होगी। तो सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो गहमा गहमी देखने को मिली, 3-4 वकील विरोध में थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे नाम, सीयू सिंह थे उसमें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस तरफ दलीलें दे रहे हैं सरकार की तरफ। तो उनमें गहमा गहमी हुई, फिर सीजीआई की दखल अंदाजी हुई और ये सब चर्चाएं हुई। 73 लिस्टेड मतलब 73 याचिकाएं डाली गई, 10 लिस्ट की गई। तो कुल मिलाकर यही है कि अभी आगे इस पर बहुत लंबी सुनवाई शबनम चलेगी, मुझे लग रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ईवीएम पर लगातार चलती है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कहने लगा कि अब ईवीएम पर याचिकाएं नहीं आनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सीए पर तमाम सुनवाई चल रही हैं, अयोध्या पर सुनवाई चल रही है, तो ऐसे ही आने वाले वक्त में चलेगा। लेकिन कानून बन चुका है, अमले जामा पहना दिया गया है और अब सरकारों को आज नहीं तो कल लागू करना ही पड़ेगा अपने राज्यों में। बिल्कुल, जिस तरीके से रोहित अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीजीआई जिस तरीके से जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कानून रद्द
करने का कोई ऑप्शन नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीजीआई की तरफ से साफ ये कहा गया है कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वक्फ कानून आया है वो एक मकसद के तहत लाया गया है, ताकि इस कानून के जरिए वक्फ में बैठे माफियाओं पर, बिचौलियों पर शिकंजा कसा जा सके, जो जमीनें हड़पी गई हैं और जो जमीनें वक्फ की हैं उनका रिकॉर्ड खंगाला जा सके। इसीलिए ये कानून लाया गया है। और कपिल सिब्बल लगातार अभी कोर्ट में खड़े होकर जो दलील रख रहे हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो सरकार से सीजीआई से अपील कर रहे हैं कि संविधान को इस कानून के तहत चुनौती दी गई है, तो जिससे सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर दे। हालांकि जो केंद्र सरकार की तरफ से अपील की जा रही है उसमें यही कहा गया है कि संविधान को कोई चुनौती नहीं दी गई है। एक एक पॉइंट को बारीकी से यहां समझाया जा रहा है। फिलहाल आगे की सुनवाई हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।